Hey guys, what's up? I hope you all are doing well. So, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ शुरुआत में। जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, टीचर को ना एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार, मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, ओके। So let's start. Okay. So today we will discuss about the foreign investment. Foreign investment क्या होती है सर? Foreign investment के बारे में पढ़ेंगे. This is the part one of our video. Okay. So let's start. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? शुद्ध भाषा में समझेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? फॉरेन मतलब कोई फॉरेनर अगर आपके देश में आके कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, आपका देश है इंडिया, ठीक है, यहाँ आके कुछ इन्वेस्ट करता है, उसको कहते हैं सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये पैसा किस तरह इन्वेस्ट करता है, किस किस जगह इन्वेस्ट करता है, किस फॉर्म में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के। कोई किस उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उस हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह इनके रूट्स होते हैं, ठीक है, कि वो इन्वेस्टमेंट करने का रूट कौन सा है, कि मतलब उसको अप्रूवल कैसे मिलेगा, ऑटोमेटिक रूट के द्वारा मिलेगा या गवर्नमेंट रूट से जाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट किस कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करेंगे। So let's start. Foreign investment means any investment in India which has its source in any other country. Any other मतलब अदर देन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अलावा जो भी कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी उसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द फॉरेन मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन इंडिया बाय फॉरेन कॉरपोरेट, ठीक है, कोई बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी या फिर कोई नेशनल हमारी देश के एनआरआई वगैरह इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है द मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट्स में, प्रॉपर्टीज, ओनरशिप, मैनेजमेंट और collaboration, okay. On the basis of this, government of India classify foreign investment into following form. The first one is foreign direct investment, second one is foreign institutional investment or foreign portfolio investment, the third one is qualified foreign investor, and the last one is NRI, non resident Indians, okay. तो ये सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब कि कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी प्रोडक्शन शुरू करो उस देश में जाके, या फिर उसका मैनेजमेंट कंट्रोल संभालो, ठीक है। इट कैन बी डन आइदर बाय बाइंग अ कंपनी, कोई कंपनी आपने खरीद ली है, मान लो किसी फॉरेन नेशनल ने हमारे इंडिया में कोई कंपनी खरीद ली है, मान लो रिलायंस की कंपनी खरीद ली है, ठीक है। या तो इस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा ना, अपना डॉलर से ही खरीदेगा ना, डॉलर देगा आरबीआई को, ठीक है। और बाय एक्सपेंडिंग द ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, मान लो कोई कंपनी है, मान लो जैसे यूएसए में कोका कोला की कंपनी है, ठीक है। इसने बिजनेस फैलाया और इंडिया में एक ब्रांच खोल दी कोका कोला की, ठीक है, कोका कोला की ब्रांच खोल दी। तो इसको कहते हैं कि एक्सपेंडिंग अ ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल यूनिलीवर विच हैज़ इट्स ओन सब्सिडरी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हियर वाया इट्स सब्सिडरी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, सुना ही होगा आपने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। एफडीआई ब्रिंग्स फॉरेन कैपिटल। एफडीआई लेके क्या आएगी इंडिया में? एक तो फॉरेन कैपिटल लेके आएगी, रोकड़ा लेके आएगी, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी लेके आएगी। अब सपोज कोका कोला की कंपनी है, अब वो कोक बनाने की टेक्निक पहले यूएस को पता थी, अभी वो इंडिया में कंपनी है, अब इंडिया वालों को भी पता चल गई ना कि कोक कैसे बनती है, ठीक है। और इसी तरह टेक्नोलॉजी लेके आई और मैनेजमेंट कंट्रोल। मतलब कि उस कंपनी जो खोली है आपने, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल भी आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें लाती है फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। जैसे कि ये देख सकते हो आप पिक्चर में, काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन काफ़ी टाइम से इंडिया में, जैसे नेस्ले की है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, होंडाई, कोक यूएसए की है, सिटी बैंक, एचपी, नोकिया, आईबीएम, सैमसंग, ठीक है। दो चार के नाम याद रखो आप ताकि एग्जांपल में लिख सकूँ मैं इसमें, ओके। उसके बाद आता है सर प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन से हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, कि मतलब किन सेक्टर्स में आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो कौन कौन से सेक्टर हैं? एक तो है सर लॉटरी बिजनेस है, ठीक है।
उसके बाद आता है गैम्बलिंग और बैटिंग, जुआ वगैरह, कसिनो वगैरह, ठीक है। चिट फंड्स हो गए, निधि कंपनीज होगी। अच्छा, निधि कंपनीज क्या होती हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स और सिगरेट्स, एक्टिविटीज़ और सेक्टर दैट आर नॉट ओपन टू फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है, ठीक है, नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं सर रूट्स, मतलब वो रास्ते कौन कौन से हैं जिसके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दो रास्ते हैं, पहला है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक नाम से क्लियर है ना, अंडर दिस एनआरआई और एनी इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट। मतलब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट रूट में क्या होगा, जाहिर सी बात है, अंडर दिस बिफोर द प्रायर इन्वेस्टमेंट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, गवर्नमेंट रूट। प्रपोजल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर गवर्नमेंट रूट आर कंसीडर्ड बाय रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मान लो सपोज टेक्सटाइल सेक्टर में उसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो टेक्सटाइल सेक्टर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होगी, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हुई, ठीक है, जो कि किसके अंदर है, स्मृति ईरानी के अंदर है। तो स्मृति ईरानी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कि भैया मैम मैं इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर उस सेक्टर से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आती है सर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, बेसिकली शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाते हैं, या मनी मार्केट कह लो, या फाइनेंशियल एसेट्स में कह लो, ठीक है। द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट इन अ कैपिटल और मनी मार्केट विच इज़ नॉट देयर होम कंट्री, ठीक है, मतलब दूसरे कंट्री में जाके। सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सीन इन द म्यूचुअल फंड। आपने ऐड भी सुनी होगी, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। देखी होगी यार ऐड ये वाली, है ना। इसी तरह इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस हाउसेज होती हैं। तो इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दिस मीन्स FII FPI ओनली ब्रिंग्स द कैपिटल, सिर्फ कैपिटल आएगी, प्रोडक्शन नहीं आएगी ना कोई, सिर्फ कैपिटल आएगी, ना ही मैनेजमेंट कंट्रोल मिलेगा, सिर्फ क्योंकि आपने शेयर खरीदे हैं। FII रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद सेबी, ठीक है। सेबी क्या है सर, सेबी के बारे में मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। तो एक बार फिर से डिफरेंस देख लेते हैं, FDI और FII में क्या डिफरेंस है। बेसिकली FDI ब्रिंग्स फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, दो FII ब्रिंग्स ओनली कैपिटल। ओके, ये सर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी खोली है, कोक की कंपनी खोली है, अब लंबे समय तक चलेगी ना। ये थोड़ी कि आज खोली अगले दिन लाइट नहीं है भैया, ठंडा गर्म हुआ पड़ा है तो लाइट नहीं है फ्रिज में तो अगले दिन बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा ना। शॉर्ट टर्म होती हैं ये FII FPI, जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शेयर इसके देखे 1-2 दिन ऊपर नहीं हो रहे हैं या 10 दिन देखे नहीं ऊपर हो रहे हैं तो शेयर में से पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट होती है, कोई कंपनी खरीद ली, कोई जगह खरीद ली, ठीक है, तो फिजिकल एसेट है ना। ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह ये सब फंड्स वगैरह हो गई, ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। ओके, इसका एम है बेसिकली टू इंक्रीज एंटरप्राइज कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी और चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल, ताकि एंटरप्राइज की कैपेसिटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और चेंज इन मैनेजमेंट कंट्रोल। इसका एम क्या है, टू इंक्रीज द कैपिटल अवेलेबिलिटी, ताकि मान लो सपोज रिलायंस की कंपनी के लोगों ने शेयर खरीद लिए, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ, तो वो सारे कैपिटल किसके पास जाएंगे, रिलायंस के पास जाएंगे, तो कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ेगी ना रिलायंस की। बेसिकली इट्स सेम इज टू इंक्रीज द कैपिटल अवेलेबिलिटी। ओके, उसके बाद आता है सर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ये क्या होता है सर, ध्यान से समझना। एनी इंडिविजुअल और ग्रुप और एसोसिएशन और रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री दैट इज कंप्लाइंट विद FATF। FATF बोले तो फॉरेन सॉरी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओके, सॉरी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड एंड आल्सो अ साइनेटरी टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस मल्टीलेटरल MOU, ठीक है। अब रिसेंटली पता होगा FATF ने कौन सी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रखा था, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ।
तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि उस कंपनी को, उस इंडिविजुअल को, ग्रुप को, एसोसिएशन को या फिर रेजिडेंट को जो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, उसको एफएटीएफ के स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ही is also signatory to the International Organization of Securities Commission Multilateral Memorandum of Understanding. Though qualified foreign investors are also portfolio investor, ये एक तरह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही होते हैं, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर डू नॉट इंक्लूड द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सब अकाउंट एज पर द रेगुलेशन। मतलब कि जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, सब अकाउंट बनाने होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को सब अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, बेसिकली उसको डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। अभी पढ़ेंगे क्या होता है डीमैट अकाउंट। इट मीन्स द फॉरेन इंडिविजुअल और ग्रुप और फर्म कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट लाइक एनी नॉर्मल इंडियन सिटीजन विदाउट रिक्वायरिंग द सब अकाउंट विद एफआईआई, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट फर्स्ट ही हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, एंड अ ट्रेड अकाउंट। पहले उसको डीमैट अकाउंट खोलना है, फिर ट्रेड अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है, विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। डीमैट, डीमैट मतलब डीमटीरियलाइज, डीमैट मतलब डीमटीरियलाइज। फॉर एग्जांपल जो मटीरियलिस्टिक ना हो उसको डीमटीरियलाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने मारियो की गेम खेली होगी, ठीक है। मारियो की गेम में क्या होता है, जब उसको गोभी मिलती है ना, गोभी, तो मारियो की हाइट बड़ी हो जाती है, हाइट बड़ी हो जाती है ना। अब वो मारियो में जो गोभी मिली है वो आपको किस में मिली है, वो आपको गेम में मिली है, यानी वो वर्चुअल चीज़ है, ठीक है, ऑनलाइन पड़ी हुई है, आपको असली में थोड़ी गोभी मिली है, और जिससे आपकी मारियो की हाइट बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली गोभी, ठीक है, मटीरियल ऑनलाइन फॉर्म में मिली है, ठीक है। तो इस का एग्जांपल आप डीमैट अकाउंट से समझो। व्हेन यू परचेज शेयर्स यू डोंट गेट पेपर सर्टिफिकेट, आपको पेपर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट दो शेयर गेट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड टू योर डीमैट अकाउंट इन द डिपॉजिटरी, ठीक है। आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। यानी जब आप शेयर खरीदते हो ना, तो आपको कोई पेपर वेपर नहीं मिलते या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आपको क्या मिलते हैं, आपके वो जो शेयर्स हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं डीमैट अकाउंट में, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में इन डिपॉजिटरी, ठीक है। डिपॉजिटरी क्या होता है अभी समझाएंगे। मीनिंग योर शेयर्स आर नॉट इन फिजिकल पेपर फॉर्म बट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जिसका आपको कुछ वो नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी कि चोरी हो जाएंगे या मिसप्लेस हो जाएंगे या डिले हो जाएंगे, ठीक है, इन ट्रांसफर सेक्टर, ओके। उसके बाद जैसे कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप पर्सनल अकाउंट, पर्सनल डिटेल फिलअप करो, उसके बाद बैंक डिटेल फिलअप करो, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, देन ई साइन करो, और उसके बाद एक्सेस करो डीमैट अकाउंट, ठीक है। ये वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आपको पता होना चाहिए कैसे खुलता है। डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी क्या होती है सर, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर ऑफ शेयर, यानी ये लॉकर है, ये गल्ला है, इसके अंदर आपके शेयर पड़े हैं। मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं आपने, टाटा कंपनी के शेयर खरीदने हैं, बिरला कंपनी के खरीदने हैं, ठीक है, इसमें शेयर पड़े हैं। ये एक तरह का क्या है, लॉकर है, लॉकर है, लेकिन ये कौन सा लॉकर है, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है, ठीक है। डिपॉजिटरी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लॉकर ऑफ शेयर, ये है क्या, दोबारा डेफिनेशन पढ़ेंगे, इज लाइक अ बैंक लॉकर वेयर सिक्योरिटीज यानी शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक यानी डीमटेरियलाइज फॉर्म, ठीक है, डीमैट फॉर्म में पड़े होंगे। इन इंडिया देर आर ओनली टू डिपॉजिटरी, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनिक गल्ले हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है, एनएसडीएल बोले तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड द सेकंड वन इज सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ओके। इनके नाम रट लेना, दोनों के, दोनों इलेक्ट्रॉनिक गल्लों के, जिनको डिपॉजिटरी बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन डिपॉजिटरी में डिपॉजिट कौन करेगा। अब इन डिपॉजिटरी में कौन डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिट करेगा। ये एक तरह से इंटरमीडिएटर होता है शेयर होल्डर और डिपॉजिटरी के बीच में। आर लाइक बैंक ब्रांचेज वेयर शेयर्स इन फिजिकल पेपर फॉर्म नीड आर डिपॉजिटेड फॉर कन्वर्टिंग दैम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ईमेल इट टू द डिपॉजिटरी। होता क्या सर, जैसे मान लो शेयर होल्डर है, ठीक है, इसने पेपर दिया किसको, इसने पेपर दिया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि भाई ये मेरा पेपर है, इस पेपर में मेंशन है कि किन किन कंपनीज के मैंने शेयर खरीदे हैं, ठीक है। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसके पास जाएगा, ये पेपर लेके, ये पेपर लेके जाएगा किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक गल्ले के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गल्ले की जिनके पास अथॉरिटी है। दो डिपॉजिटरी है ना,
आपकी NDSL, ठीक है, और CDSL, ठीक है, CSDL, सॉरी, ठीक है। अब होगा क्या सर, डिपॉजिटरी क्या करेगा, इन पेपर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद किसको देगा, रजिस्ट्रार को दे देगा अपने, या फिर ट्रांसफ़र एजेंट जो उनसे होते हैं, ठीक है। और ये रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट दोबारा किसको देंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, ले भाई तेरे जो पेपर थे वो हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, और ये जाके फिर किसको दे देगा, शेयर होल्डर को दे देगा, और शेयर होल्डर फिर वो अपना डीमैट अकाउंट क्या करेगा, एक्सेस कर सकता है, ठीक है, समझ आ गया। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन से हो गए, आर लाइक बैंक ब्रांचेस वेयर शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म नीड आर deposited for converting them in electronic or demat form and email it to the depository. Okay, now the question is who can be the depository participant, depository participant कौन हो सकता है, तो as per SEBI Act, SEBI Regulation 1996, only the following entities are eligible to become depository participant, कौन कौन से, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी इंटरमीडिएटर शेयर होल्डर के बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में, ठीक है, या फिर कोई भी बैंक बन सकता है इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक आल्सो, कोई भी कस्टडियन, स्टॉक ब्रोकर्स, अ क्लियरिंग कॉरपोरेशन और अ क्लियरिंग हाउस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, ठीक है, मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर भी, रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट, ओके, ये लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। सो दैट्स एंड अप फॉर द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट, उसमें हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ रिव्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक का बटन दबाओ मेरे भाई, अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक का बटन दबाओ, थैंक यू सो मच।